इस केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी का 6th लेसन द सेल्फिश जाइंट स्वार्थी राक्षस, जिसके लेखक हैं ऑस्कार वाइल्ड, इसके बारे में बताएंगे। मुख्य सार, इस पाठ को ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। यह एक राक्षस की कहानी है। राक्षस के पास एक सुंदर व विशाल बाग था। उसी बाग में खेलने के लिए बच्चे बहुत लालायत रहते थे, किंतु वह स्वार्थी राक्षस उन्हें ऐसा नहीं करने देता था। एक दिन एक प्यारा सा नन्हा सा बालक और राक्षस आमने सामने पड़ गए। इस बात से राक्षस का हृदय बदल गया, किंतु यह हुआ कैसे, इस कहानी को पढ़िए और इस बात को जान लीजिए। कहानी का हिंदी अनुवाद। प्रत्येक तीसरे पहर जब बच्चे स्कूल से लौटते थे, तब वे उस राक्षस के बगीचे में जाते और खेलते थे। कोमल हरी घास वाला एक लंबा चौड़ा व प्यारा बगीचा था। घास के ऊपर यहाँ वहाँ सितारों जैसे सुंदर फूल थे और वहाँ पर आड़ू के 12 पेड़ थे, जो बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के रंग वाले नाजुक फूलों के रूप में फूट पड़ते थे और हेमंत ऋतु में फलों की भारी फसल से लद जाते थे। पेड़ों पर पक्षी बैठ जाते और इतना मीठा गाना गाते कि उनको सुनने के लिए बच्चे अपना खेल रोक दिया करते थे। यहाँ पर कितने खुश हैं, वे एक दूसरे से चिल्लाकर कहते हैं। एक दिन राक्षस वापस लौट आया। वह अपने नरभक्षी मित्र कार्निस के पास गया हुआ था तथा उसके पास 7 वर्ष तक रुका रहा। 7 वर्ष बीत गए। वह जो कुछ कहना चाहता था वह सब कह चुका, क्योंकि वह कम बातें करता था। तब उसने अपने स्वयं के किले पर लौटने का निश्चय किया। जब वह आया तो उसने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह अपनी भयंकर आवाज़ में चीखा और वे बच्चे भाग खड़े हुए। मेरा अपना बगीचा, मेरा अपना बगीचा, राक्षस बोला। हर कोई इस बात को समझ सकता है कि सिर्फ अपने अलावा किसी को इसमें खेलने नहीं दूंगा। इसलिए उसने उसके चारों तरफ एक ऊंची दीवार बना डाली और एक सूचना पट लगा दिया। इसमें से गुजरने वालों को सजा दी जाएगी। वह एक अत्यंत स्वार्थी राक्षस था। अब उन बेचारे बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, किंतु सड़क पर बहुत धूल थी तथा कठोर पत्थरों से भरी पड़ी थी और वह उन्हें पसंद नहीं आई। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती तो वे उस ऊंची दीवार के आसपास भटकते फिरते तथा अंदर वाले सुंदर बगीचे के बारे में चर्चा किया करते थे। हम लोग वहाँ कितने सुखी थे, वे एक दूसरे से कहा करते थे। किंतु फिर बसंत ऋतु आ गई और सारे देहात के छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी चिड़ियाँ बाहर गईं। सिर्फ उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में ही अभी जाड़े का मौसम था। वहाँ पर चिड़ियों ने गीत गाने की परवाह नहीं की, क्योंकि उसमें बच्चे नहीं थे तथा वृक्ष भी फूलों को उत्पन्न करना भूल गए। एक बार एक सुंदर फूल ने घास में से अपना सिर बाहर को निकाला, किंतु जब उसने सूचना पढ़ देखा तो उसे इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन के अंदर को सरक गया तथा सोने के लिए चला गया। जो लोग खुश हुए थे वे बर्फ व कोहरा, बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल गई है। उन्होंने पुकार कर कहा, इसलिए हम यहाँ पूरे साल भर रहते रहेंगे। बर्फ ने घास को अपने विशाल सफ़ेद लबादे से ढक लिया तथा कोहरे ने सभी वृक्ष चांदी से पोत दिए। फिर उन्होंने अपने साथ ठहरने के लिए उत्तरी पवन को निमंत्रण किया और वह भी आ गया। वह मुलायम बालोंदार चमड़ों में लिपटा हुआ था और वह पूरे दिन बगीचे में गरजता फिरा और उसके झोंकों ने चिमनी के बर्तन नीचे उड़ाकर गिरा दिए। यह एक आनंददायक स्थान है, वह बोला। हमें ओलों को यहाँ आने के लिए जरूर कहना चाहिए। इसलिए ओला आ गया। हर दिन 3 घंटे तक वह उस किले की छत को इतनी देर तक खड़खड़ाया करता था कि उसकी अधिकतर पट्टियाँ टूट जाया करती थीं और फिर वह अपनी पूरी गति से बगीचे के चक्कर मारा करता था।
वह स्लेटी रंग के वस्त्र पहने हुए था और उसकी सांस बर्फ जैसी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बसंत ऋतु के आने में इतनी देर क्यों हो रही है। स्वार्थी राक्षस ने खिड़की में बैठते हुए और बाहर अपने ठंडे सफ़ेद बगीचे को देखते हुए कहा, मुझे आशा है कि मौसम में परिवर्तन होगा, किंतु ना तो बसंत ऋतु आई और ना ही ग्रीष्म ऋतु। हेमंत ने प्रत्येक बगीचे को सुनहरे फल दे दिए, किंतु उस राक्षस के बगीचे को उसने कुछ भी नहीं दिया। वह तो बहुत ही स्वार्थी है, हेमंत ने कहा, इसलिए वहाँ पर हमेशा जाड़े की ऋतु रहती थी तथा उत्तरी पवन और ओला और कोहरा और बर्फ वृक्षों में घुस घुस कर नाचा करते थे। एक सुबह वह राक्षस अपने बिस्तर में जागा पड़ा था, तभी उसने किसी का प्यारा प्यारा संगीत सुना। उसके कानों को वह इतना मधुर लगा कि उसने सोचा कि राजा के संगीतज्ञ वहाँ से गुजर रहे होंगे। वास्तव में तो उसकी खिड़की के बाहर सिर्फ एक छोटी सी लिटिल चिड़िया थी जो गा रही थी, किंतु अपने बगीचे में किसी चिड़िया का गाना सुने हुए उसे इतना लंबा समय हो गया था कि उसे यह संसार का सबसे सुंदर संगीत प्रतीत हुआ। फिर उसके सिर के ऊपर ओले से नाचना बंद कर दिया और उत्तरी पवन ने गरजना बंद कर दिया और खुली हुई खिड़की में से एक मोहक सुगंध आई। मैं विश्वास करता हूँ कि अंततः बसंत ऋतु आ ही गई है, राक्षस ने कहा, और वह बिस्तर में से बाहर कूद पड़ा और बाहर को झांका। उसने क्या देखा? उसने एक असीम आश्चर्यजनक दृश्य देखा। दीवार के छोटे से छेद में से बच्चे अंदर सरक आए थे और वे वृक्षों की डालियों में बैठे हुए थे। वह हर एक वृक्ष में एक नन्हे बालक को देख सकता था और बच्चों को फिर से वापस पाकर वे वृक्ष इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने को फूलों से ढक लिया था तथा उन बालकों के सिर पर वे अपने हाथ कोमलता के साथ फिरा रहे थे। चिड़ियाँ खुशी में उमड़ रहीं और चहचहा रही थीं और हरी फूल घास में से ऊपर की तरफ निहार रहे व हंस रहे थे। वह एक प्यारा दृश्य था। केवल एक कोने में अभी भी जाड़ा था। वह बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था और उसमें एक नन्हा सा बालक खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह वृक्षों की डालियों तक पहुंच नहीं पा रहा था और फूट फूट कर रोता हुआ वह चारों तरफ भटक रहा था। वह बेचारा वृक्ष अभी भी कोहरे व बर्फ से ढका हुआ था तथा उत्तरी पवन उसके ऊपर बह रहा और गरज रहा था। ऊपर चढ़ जाओ नन्हे बच्चे, वृक्ष ने कहा, और जितना संभव हो सकता था उसने अपनी डालियां उतनी नीचे झुका दी, किंतु बालक और भी अधिक छोटा था। ज्यों ही राक्षस ने बाहर को देखा, उसका हृदय पिघल गया। मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ, उसने कहा। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बसंत ऋतु क्यों नहीं आती है। उस बेचारे बच्चे को मैं वृक्ष पर सबसे ऊपर की तरफ बिठाऊंगा और फिर मैं उस दीवार को तोड़कर गिरा दूंगा और फिर मेरा बगीचा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान हो जाएगा। जो कुछ वह कर गुजरा था, वह उस पर वास्तव में वह बहुत दुखी था। इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और सामने के द्वार को हल्के से खोल दिया और बाहर बगीचे में चला गया। किंतु जब बालकों ने उसे देखा तो वे इतने डर गए कि वे सब भाग खड़े हुए तथा बगीचे फिर से जाड़े से भर गया। केवल वह नन्हा बालक नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भरी हुई थीं कि उसने राक्षस को आते हुए नहीं देखा और वह राक्षस चोरी से उसके पीछे जा पहुंचा और उसने हल्के से उसे अपने हाथ पर उठा लिया और उसे पेड़ के ऊपर बिठा दिया और उस पेड़ में से तुरंत ही फूल फूट पड़े तथा पक्षी आ गए और उस पर गाने लगे और उस नन्हे बालक ने अपनी दोनों बाहें आगे को फैला दी और उन्हें राक्षस की गर्दन के चारों तरफ कस लिया और उसे चूम लिया। और उन दूसरे बच्चों ने जब यह देखा कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रह गया है, तो वे भी दौड़ते हुए लौट आए और उनके साथ ही बसंत ऋतु भी लौट आई। अब यह तुम्हारा बगीचा है, नन्हे बच्चे, राक्षस ने कहा, और उनके इस विशाल कुल्हाड़ी उठाई और
दीवार को तोड़कर गिरा दिया। और जब 12 बजे लोग बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा अब तक के देखे गए सबसे सुंदर बगीचे में वह राक्षस बच्चों के साथ खेल रहा था। पूरे दिन वे खेलते रहे और शाम को वे लोग राक्षस के पास उसे विदाई की नमस्ते कहने के लिए गए। किंतु तुम्हारा वह नन्हा सा साथी कहाँ है? उसने कहा, वह लड़का जो मैंने पेड़ में बिठाया था। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उसने उसे चूम लिया था। हम नहीं जानते, बच्चों ने उत्तर दिया। वह तो कहीं चला गया है। तुम लोग उससे कल अवश्य आने के लिए जरूर कह देना, राक्षस ने कहा। किंतु बालकों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह कहाँ रहता है और उन्हें उससे पहले कभी नहीं देखा था। और राक्षस बहुत उदास हो गए। प्रत्येक तृतीय पहर में जब स्कूल बंद हो जाता था तब बच्चे आ जाते और राक्षस के साथ खेलते। किंतु वह नन्हा सा बालक जिससे राक्षस प्यार करता था दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। राक्षस उन सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, तो भी वह अपने पहले नन्हे मित्र के लिए व्याकुल रहता था। मैं उससे कितना मिलना चाहता हूँ, वह कहा करता था। वर्ष बीतते चले गए और वह राक्षस बूढ़ा व दुर्बल हो गया। अब और नहीं खेल पा सकता था, इसलिए वह एक बड़ी सी आराम कुर्सी में बैठा रहता और बच्चों को अपने खेल खेलते हुए देखा करता और अपने बगीचे को देख देख कर खुश होता रहता। मेरे पास सारे सुंदर पुष्प हैं, वह कहता रहता, किंतु ये बच्चे उनसे अधिक सुंदर पुष्प हैं। जाड़ों की एक सुबह कपड़े पहनते समय उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। अब वह जाड़े से नफरत कर नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि बसंत ऋतु तो सिर्फ सो रही है और फूल विश्राम कर रहे हैं। एकाएक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और देखा, और फिर देखा, यह तो सचमुच में एक शानदार दृश्य था। बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक वृक्ष प्यारे सफ़ेद फूलों से बिल्कुल ढका हुआ था। उसकी टहनियाँ सुनहरी थीं और उनसे चांदी के फल लटक रहे थे। और उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिसे वह प्यार करता था। अति आनंद से भरकर वह राक्षस सीढ़ियों से नीचे दौड़ा। उसने दौड़कर घास पर की और बच्चे के पास आ गया। और जब वह बिल्कुल पास आया तो उसका चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया और उसने कहा, तुमने किसने तुझे घायल करने का साहस किया है? क्योंकि बच्चे के हाथ की हथेलियों पर 2 कीलों के निशान थे तथा 2 कीलों के निशान उसके छोटे छोटे चरणों पर थे। किसने तुझे घायल करने का साहस किया है? राक्षस चीख उठा, मुझे बताओ, जिससे मैं अपना विशाल खड्ग लूं और उसे कत्ल कर डालूं। नहीं, बालक ने उत्तर दिया, यह तो प्रेम के घाव हैं। तू कौन है? राक्षस ने कहा। और उस पर एक विचित्र भय सा छा गया और उस नन्हे बालक के सामने घुटने के बल बैठ गया। वह बालक राक्षस की तरफ मुस्कुराने लगा और उससे बोला, तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था। आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में चलोगे, जो कि स्वर्ग है। और जब वे बच्चे उस तृतीय पहर में दौड़े तो उन्होंने पाया कि सफ़ेद फूलों से ढका हुआ राक्षस उस वृक्ष के तले मरा पड़ा था। थैंक्स।